बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स। हमें बच्चों क्या निकालना है? डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। तो डोमेन के लिए क्या करते हैं? डोमेन के लिए हम x के उन सारे पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके लिए y डिफाइंड हो। y डिफाइंड हो मीन्स f ऑफ x डिफाइंड हो। तो ऐसे लिखेंगे फॉर डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है? एफ एक्स तो है माइनस मॉड एक्स। यहाँ पे बच्चों एक्स जो है वो मॉड के अंदर है, ठीक है। एक्स किसी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक्स का कोई भी वैल्यू डालूँ तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या? वाई डिफाइंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी रियल नंबर को तुम किसी भी रियल नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे डोमेन के लिए क्या लिखेंगे? क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर ले लो उसके लिए वाई डिफाइंड होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। अब बच्चों जिस स्टेप को मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत बच्चों की आदत क्या होती है कि वो एक्स का वैल्यू डालते हैं, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 डालेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। ऐसे डोमेन नहीं निकालते हैं, वैल्यू पुट करके डोमेन नहीं निकालते, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। और फॉर रेंज, रेंज निकालना है। रेंज का मतलब कि वाई के पॉसिबल वैल्यूज़ को निकालना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स। ये हमारे पास बच्चों फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के इक्वल होगा। पहली बात, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या है? वाई है ना, यही तो वाई है और यही तो एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स क्या मिला हमें? लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों फंक्शन का? रेंज क्या होता है? वाई के पॉसिबल वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंक्लूडिंग 0। तो रेंज तो आ गया ये हमारा और डोमेन आ गया ये, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों डोमेन के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखो। फॉर डोमेन, डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डोमेन के लिए x के उन पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके लिए y डिफाइंड हो। y किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, दुनिया का कोई रियल नंबर लिखा हो, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, तो स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होगा? जब उसके अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। नेगेटिव रियल नंबर के लिए स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता है। तो ऐसे लिखेंगे फॉर वाई टू बी डिफाइंड। अगर वाई को डिफाइंड होना है, फॉर वाई टू बी डिफाइंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल्स टू 0 होगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमें क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें? एक्स मिला हमें ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पे बच्चों मैंने कौन सा इनइक्वालिटी यूज़ किया है जो ऑलरेडी बताया जा चुका है। एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या है? मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक है। और यहाँ से हम क्या बोलेंगे? एक्स लाइज बिटवीन -a to a इंक्लूडिंग -a इंक्लूडिंग ए।
इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू -a2a। ये इनइक्वालिटी ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसी इनइक्वालिटी को हमने यूज़ किया है। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साइड में इनइक्वालिटी लिख दोगे ना तो ठीक रहेगा। ठीक है, बोर्ड वाले समझ जाएंगे कि तुमने कौन सा इनइक्वालिटी यूज़ करके ये लिखा है। मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज x लाइज बिटवीन -3 to 3। तो यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -3 to 3, यही डोमेन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऑल रियल नंबर बिटवीन -3 to 3 इंक्लूडिंग -3 इंक्लूडिंग 3। बच्चों ये डोमेन हो गया। अब रेंज निकालते हैं, फॉर रेंज। बच्चों रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज के लिए हम y के उन पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके लिए x डिफाइंड हो। y के उन पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके लिए x डिफाइंड हो। डोमेन के लिए क्या करते हैं, x के उन पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके लिए y डिफाइंड हो। और रेंज के लिए क्या करते हैं, y के उन पॉसिबल वैल्यूज़ को देखते हैं जिसके लिए x डिफाइंड हो, पहला कंडीशन, और वो x फंक्शन के डोमेन में भी हो। ये दो बात को ध्यान में रखते रेंज के लिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि बच्चों रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये फंक्शन किस में है, किस वेरिएबल में फंक्शन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इन एक्स, एक्स में फंक्शन है। रेंज के लिए क्या करते हैं कि हम फंक्शन इन वाई में सबसे पहले तो फंक्शन को वाई के फॉर्म में रखते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो मिल गया 9 - x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए और वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके गए, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 - y स्क्वायर। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√9 - y स्क्वायर। अब बच्चों ये जो है ना, ये हमारा आ गया फंक्शन इन x आ गया, ये क्या आ गया, सॉरी फंक्शन इन y आ गया, फंक्शन इन y, ये y में फंक्शन हो गया। x इज इक्वल्स टू ±√9 - y स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि x कब डिफाइंड होगा। x तभी डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है, ऐसे लिखेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए जो बच्चों क्वांटिटी लिखा है ना स्क्वायर रूट के अंदर 9 - y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 9 - y स्क्वायर हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9। सेम इनइक्वालिटी आ गया, ये जो इनइक्वालिटी हमने यूज़ किया ना, सेम इनइक्वालिटी आ गया, बस x की जगह y आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या मिलेगा, -3 to 3, मीन्स y बिलोंग्स टू -3 to 3। अभी हम तुरंत में नहीं बोल देंगे कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज -3 to 3, ऐसे बोलेंगे गलत हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए एक बार हम ओरिजिनल फंक्शन में जाते हैं। ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारा, ये है ना ओरिजिनल फंक्शन, इसमें जाते हैं और इसमें जाके चेक करते हैं कि जो हमने y का वैल्यू निकाला है ऐसा तो नहीं कि इस ओरिजिनल फंक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो y का हमने वैल्यू निकाला ऐसा तो नहीं है कि ये y के जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें जो y है वो, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन में y क्या है, स्क्वायर रूट में है, y किसके इक्वल है, √9 - x स्क्वायर। तो ये तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है। बट यहाँ पे हमने y -3 to 3 के बीच में है तो उसमें तो निगेटिव रियल नंबर भी आ गया। तो इसके अंदर जो निगेटिव रियल नंबर है उसको हटा देना है। क्यों हटाना है, बिकॉज y जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें जो y है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से y क्या मिला हमें, यहाँ से y हमें मिला है, ये है -3, ये है 0 और ये है 3। y का यहाँ से वैल्यू क्या मिला है, -3 भी है और -3 और 3 के बीच के सभी रियल नंबर इंक्लूडिंग -3 इंक्लूडिंग 3। बट y निगेटिव नहीं हो सकता ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इस इंटरवल से ना हमें सिर्फ निगेटिव रियल नंबर हटा देना है, निगेटिव हटाना है, 0 नहीं हटाना है, निगेटिव हटाना है। तो निगेटिव हटाओगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव हटाओगे तो एक 0 बच जाएगा और 0 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर बच जाएंगे इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 3। तो हम कैसे लिखेंगे, बट y इज इक्वल्स टू √9 - x स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो हमने इनइक्वालिटी लिखा है ना इसमें से सिर्फ निगेटिव रियल नंबर हटा दो तो क्या हो जाएगा 0 to 3। ये हमारा आ गया आंसर।
ठीक है, ये डोमेन और रेंज निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। हमारे पास क्या दे रखा है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, m बीइंग नेचुरल नंबर इज 559। फाइंड द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x क्यूब। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है ना, इस एक्सपेंशन के पहले तीन टर्म्स का जो कॉफिशिएंट है, इस एक्सपेंशन के पहले तीन टर्म्स का जो कॉफिशिएंट है, उनका सम किसके इक्वल है, 559 के इक्वल है। फिर से बोल रहा हूँ, इस एक्सपेंशन के पहले थ्री टर्म्स का सम नहीं, थ्री टर्म्स के कॉफिशिएंट का सम 559 के इक्वल है। तो बोला फाइंड द टर्म, वो टर्म बताओ जिसमें एक्स क्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास गिवन एक्सपेंशन क्या है, देखो गिवन एक्सपेंशन हमारे पास x माइनस 3/x² पे पावर m, ये गिवन एक्सपेंशन है। बच्चों इसको एक्सपैंड हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3/x² पे पावर m। तो इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो a माइनस बी पे पावर, चलो पहले मैं ना यहाँ पे तुम्हें एक एक्सपेंशन जो बताया जा चुका है बाइनोमियल में उसे बताता हूँ। a माइनस बी पे पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, यही होता है ना, nc0 x पे पावर n माइनस 0 a पे पावर 0, फिर माइनस आ जाएगा nc1 और x पे पावर क्या होगा n माइनस 1 a पे पावर 1, फिर प्लस आ जाएगा nc2 x पे पावर n माइनस 2 a पे पावर 2, फिर माइनस आ जाएगा एंड सो ऑन। ये होता है ना एक्सपेंशन। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, a का काम x कर रहा है और b का काम क्या कर रहा है 3/x²। इसको एक्सपेंड करते, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा mc0 x पे पावर क्या हो जाएगा m माइनस 0 और b का काम क्या कर रहा है 3/x², इस पे पावर क्या होगा, इस पे पावर m हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या होगा mc1, फिर x पे पावर क्या होगा m माइनस 1 और 3/x² पे पावर क्या होगा 1, फिर क्या होगा प्लस mc2, फिर x पे पावर क्या हो जाएगा m माइनस 2 और 3/x² पे पावर क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस हो जाएगा mc3, x पे पावर क्या हो जाएगा m माइनस 3 और 3/x² पे पावर क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही होगा ना एक्सपेंशन। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है mc0 x पे पावर m और 3/x² पे पावर m, यही है ना फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं mc0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो ये तो हो गया 1 x पे पावर m और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 3 पे पावर m अपॉन x पे पावर 2m, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे पावर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है ना m पे पावर 0 होगा बच्चों, यहाँ पे जो है ना देखो ये जो है ना यहाँ पे m पे पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको m पे पावर 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी m पे पावर 0 हो जाएगा ये, तो ये तो बहुत आसान हो गया, यहाँ पे m पे पावर 0, तो ये क्या मिलेगा हमें x पे पावर m। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द सम ऑफ द कॉफिशिएंट का सम, तो यहाँ पे ये बताओ फर्स्ट टर्म में हमें x पे पावर m मिला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स पे पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या मिला हमें, कॉफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट टर्म में x का कॉफिशिएंट क्या मिला हमें 1 मिला, देख लो x पे पावर m का कॉफिशिएंट 1 हो गया, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म क्या बच्चों, सेकेंड टर्म है इसका, ये है ना सेकेंड टर्म। देखो अब अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ ना सेकेंड टर्म क्या है,
तो बहुत बच्चे इसमें 90% बच्चे बोलेंगे MC1 x पे पावर m-1 3/x² पे पावर m, ये 3/x² पे पावर 1। तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये माइनस को भी साथ में लेना होगा, सेकेंड टर्म में माइनस को भी साथ में लेना होगा, ये बात समझो, ठीक है। तो बच्चों सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, माइनस MC1 x पे पावर m-1 एंड 3/x²। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस MC1, अच्छा MC1 का वैल्यू क्या होगा, m होगा, और x पे पावर क्या है m-1 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x पे पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पावर तो हमें पता है, ये पावर और ये पावर तो ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -m पहले लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, और x पे पावर ये m-1 और ये -2 को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, m-1 -2, तो क्या हो गया -3m, x पे पावर m-3, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये बताओ कि x का कॉफिशेंट क्या है, कॉफिशेंट तो -3m है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट ऑफ x इन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में x का कॉफिशेंट क्या है, वो है -3m, इसको मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म हमारा क्या है, देखना बच्चों थर्ड टर्म जो है ना प्लस के साथ है, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, ये है ना थर्ड टर्म, थर्ड टर्म जो है प्लस के साथ है, MC2 x पे पावर m-2 और ये 3/x² पे पावर 2, ठीक है। तो MC2 को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू m-1 अपॉन 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या है x पे पावर m-2, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 अपॉन x पे पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू m-1 अपॉन 2, और x पे पावर m-2 इंटू 3 पे पावर 2, ये x पे पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या मिला, 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9, तो ये 9/2 इंटू m-1 ये लिख लिया, और x पे पावर तो ऐड हो जाएगा, तो m-2 -4, तो ये क्या मिला हमें 9/2 m इंटू m-1 x पे पावर m-6, ये मिल गया। अब बच्चों कॉफिशेंट ऑफ थर्ड टर्म क्या होगी, कॉफिशेंट ऑफ थर्ड टर्म, कॉफिशेंट ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का कॉफिशेंट क्या हो गया, ये हो गया जो x का कॉफिशेंट यही है ना जो x के साथ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, 9/2 m इंटू m-1, यही है कॉफिशेंट ऑफ थर्ड टर्म, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले 3 टर्म्स का कॉफिशेंट, पहले 3 टर्म्स के कॉफिशेंट का सम किसके इक्वल है, 559 के। तो पहले टर्म का कॉफिशेंट क्या है बच्चों 1 है, ठीक है, दूसरे टर्म का कॉफिशेंट क्या -3m है, और तीसरे टर्म का कॉफिशेंट क्या है 9/2 m इंटू m-1, ये है। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार पहले टर्म का कॉफिशेंट 1 है, दूसरे टर्म का कॉफिशेंट है -3m, और तीसरे टर्म का कॉफिशेंट है 9/2 m इंटू m-1, यह है कॉफिशेंट। इन तीनों को ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ गया 559 के, ठीक है। अब इसको करते हैं एलसीएम लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 2 - 6m प्लस 9m इंटू m-1, ये क्या हो जाएगा 559 इंटू 2, 559 इंटू 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1118। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 6m प्लस क्या हो जाएगा 9m² माइनस 9m इज इक्वल्स टू 1118 तो 9m² -6m माइनस 9m मिल के हो गया -15m, -15m प्लस 2 माइनस 1118 इज इक्वल्स टू 0। तो 9m² - 15m
माइनस ये क्या हो जाएगा 1116 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों सबसे पहले तो 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3m² माइनस 5m माइनस क्या हो जाएगा 372 इज इक्वल्स टू 0। 3 को राइट हैंड साइड में ले जाओ 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m² माइनस 5m माइनस 372 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हो गया। अब बच्चों m तो हमारा इंटीजर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये तो क्वाड्रेटिक है m में, तो यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे माइनस b। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, -5 प्लस माइनस √अंडर b²। b का वैल्यू क्या है -5, b² माइनस 4a, a है 3 और c क्या हमारा -372 अपॉन 2a, तो 2 और a का वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया m इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √अंडर 25, और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 12 इंटू 372 अपॉन 6। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 25 प्लस 12 इंटू 372, ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना 4464 अपॉन 6। तो m का वैल्यू क्या मिला, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 4464 प्लस 25, ये हो जाएगा 4489 अपॉन 6। 4489 का स्क्वायर रूट क्या होगा 67, तो 5 प्लस माइनस 67 अपॉन 6। तो बच्चों m के दो वैल्यूज़ मिल गए, एक तो मिल गया 5 प्लस 67 अपॉन 6, और दूसरा क्या मिला 5 माइनस 67 अपॉन 6। और m क्या है यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे बच्चों ये m क्या है, m तो पावर है ना, इसका मतलब m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो m का जो निगेटिव वैल्यू होगा उसे हमें रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक m का वैल्यू क्या मिल गया हमें, एक m 6772 अपॉन 6, एक तो m का ये वैल्यू मिला, और दूसरा m का वैल्यू क्या मिल जाएगा -62 अपॉन 6। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला है, तो m क्या है बिलोंग्स टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, तो m कैन नॉट इक्वल्स टू -62 अपॉन 6, इम्प्लाइज m का वैल्यू क्या होगा 72 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 2 ज़ा, मीन्स क्या हो गया m इज इक्वल्स टू 12। m का वैल्यू हमें मिल गया 12। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द टर्म, उस टर्म को निकालो ऑफ द एक्सपेंशन के उस टर्म को निकालो जिसमें x³ प्रेजेंट है, उस टर्म को निकालो जिसमें x³ प्रेजेंट है। तो अभी हमारा एक्सपेंशन क्या हो गया, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, नाउ द एक्सपेंशन, नाउ द एक्सपेंशन बिकम, एक्सपेंशन क्या था बच्चों x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर m, यही था ना, और m का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, m का वैल्यू हमने निकाल लिया 12। तो बच्चों हमारा ये एक्सपेंशन हो गया। अब हमें करना क्या है, इस एक्सपेंशन में उस टर्म को निकालना है जिसमें x³ प्रेजेंट है। तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जनरल टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म का मतलब r+1th टर्म, तो r+1th टर्म क्या होगा, क्या होता है r+1th टर्म क्या होता है NCR, x पे पावर n माइनस r और y पे पावर r, यही होता है ना। तो यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है 12 CR, और बच्चों x का काम तो यहाँ पे x कर रहा है, तो यहाँ पे x पे पावर हो जाएगा 12 माइनस r, और यहाँ पे y का काम क्या कर रहा है, y का काम कर रहा है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में बच्चों ये एक्सपेंशन तो ऐसे लिखा हुआ है ना, -3 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर 12, ऐसे लिखा है ना एक्सपेंशन। तो यहाँ पे y का काम क्या कर रहा है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर r, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 CR x पे पावर 12 माइनस r, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -3 पे पावर r अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर r, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 12 CR x पे पावर 12 माइनस r, -3 पे पावर r को ऐसे लिख सकते हैं -1 पे पावर r इंटू 3 पे पावर r अपॉन x पे पावर 2r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 पे पावर r 12 CR
और 3 पे पावर आर, ऐसे लिख लिया। अब x पे पावर तो है ये 12 माइनस आर अपॉन x पे पावर 2r, तो ये क्या हो जाएगा, -1 पे पावर आर, 3 पे पावर आर, 12 CR। और ये बच्चों यहाँ पे देखना, ये x तो डिवाइड में है ना, बेस सेम और डिवाइड में, मीन्स पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x पे पावर क्या होगा, 12 माइनस आर माइनस 2r। तो फाइनली हमें क्या मिला, -1 पे पावर आर, 3 पे पावर आर, 12 CR और x पे पावर 12 माइनस 3r। ये हमें क्या मिला, ये हमें जनरल टर्म मिला, एक्सपेंशन का हमें जनरल टर्म मिला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो टर्म निकालो जिसमें एक्स क्यूब प्रेजेंट है। तो एक्स क्यूब प्रेजेंट होने के लिए ये जो एक्स पे पावर आर है, सॉरी 12 माइनस 3r है, इसको किसके इक्वल होना होगा, इसको बच्चों 3 के इक्वल होना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब वी मस्ट हैव, क्या होना, अगर एक्स क्यूब के उसके लिए क्या है, ये जो एक्स पे पावर है ना 12 माइनस 3r शुड बी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 12 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या होगा, 3r इज इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज डेट r इज इक्वल्स टू 3। r का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कौन से टर्म में एक्स क्यूब प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर थर्ड टर्म में एक्स क्यूब प्रेजेंट है, फिर गलत हो जाएगा। बच्चों ये r का वैल्यू 3 मिला है ना, तो r यहाँ डालोगे ना, तो फोर्थ टर्म में एक्स क्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मान लो हमने बोल दिया, कौन सा इक्वेशन है, हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन लिखा था, थर्ड इक्वेशन, इसे हमने फोर्थ इक्वेशन बोल दिया। अब ऐसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन में r का वैल्यू 3 डाल देंगे, तो देख लो r की जगह 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, और -1 पे r की जगह क्या डालोगे, 3, और 3 पे पावर देख लो, इस पूरे में ना r की जगह क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की जगह 3 और यहाँ हो जाएगा 12 CR, तो 12 C3, x पे पावर 12 माइनस 3 इंटू आर की जगह 3 डालेंगे। -1 पे पावर 3 क्या होगा, -1, और 3 पे पावर 3 क्या होगा, 27। और 12 C3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10, और ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और x पे पावर 12 माइनस 9, तो ये तो हो गया -27, और ये हो जाएगा 3 और 2 6 2 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 11 इंटू 10, और x पे पावर 12 माइनस 9 तो 3, तो ये क्या हो गया, -27 इंटू 220 एक्स क्यूब। -27 और 220 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -5940 एक्स क्यूब। ठीक है, तो पूछ रहा था ना कि कौन से टर्म में एक्स क्यूब प्रेजेंट है, तो फोर्थ टर्म में एक्स क्यूब प्रेजेंट है। और फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म हमारा है -5940 एक्स क्यूब। क्वेश्चन में तो यही पूछा था, इन विच टर्म एक्स क्यूब इज प्रेजेंट, तो अगर तुम इतना भी लिखते ना, इन फोर्थ टर्म एक्स क्यूब इज प्रेजेंट, तो भी आंसर हो जाता। ठीक है, और हमने तो क्या किया, ये भी हमने पता कर लिया कि फोर्थ टर्म में एक्स क्यूब प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी बात, हमने फोर्थ टर्म भी निकाल लिया, ये हमारा बच्चों फोर्थ टर्म है, देखो इसमें एक्स क्यूब प्रेजेंट है, फोर्थ टर्म भी हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे फाइनल क्या लिखेंगे, हेंस फोर्थ टर्म in the expansion of x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर 12 कंटेंड एक्स क्यूब। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तुम लोगों को, कोई भी डाउट हो मुझे पोस्ट कर दिया करो।
मैं उसका वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। अगर तुम लोगों को वीडियो लेक्चर में भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भी फिर पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।